वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करेंगे अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हैं और आप अपनी मार्च की जीएसटीआर 3B फाइल कैसे करेंगे, ये आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा। तो मैं आज आपको ओरिजिनल डेटा के साथ में लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आप मार्च क्यूआरएमपी स्कीम रिटर्न फाइल कैसे करेंगे और इसी के साथ में मार्च जीएसटीआर 3B को लेके जो आपके एफएक्यू है वो भी हम आज की क्लास में क्लियर करेंगे। तो आइए आज की क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने अपने क्लाइंट का डेटाबेस ओपन करके रखा है। तो इस क्लाइंट की रिटर्न फाइल करने से पहले मैं कुछ आपके एफएक्यू क्लियर कर देता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि ये जो डेटा है, ये डेटा मेरा सिर्फ मार्च के मंथ का नहीं है, क्योंकि जो हमारी मार्च महीने की जो रिटर्न है, इसको पहले ये समझ लेते हैं कि जो क्यूआरएमपी की जो मार्च की रिटर्न है उसमें क्या क्या डेटा आएगा और वो रिटर्न है क्या। देखो मैं क्लियर कर दूं, जो हमारी मार्च मंथ की रिटर्न है, अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में है तो आप उसे सिर्फ मार्च की रिटर्न ना बोले, आप उसे बोले कि क्वार्टर की रिटर्न है। क्वार्टर का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर तीनों महीनों का टोटल आएगा। क्यूआरएमपी स्कीम में अगर आप हो और आप अपनी क्वार्टर की रिटर्न लगा रहे हो, जिसको मार्च की रिटर्न कहते हैं, उसके अंदर आपको जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों मंथ का जो डेटा है वो इसके अंदर आपको डालना होगा। आप सिर्फ मार्च का डेटा इसमें नहीं डालेंगे, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर मैंने जनवरी मंथ के अंदर किसी तरह की कोई सप्लाई नहीं करी, यानी मैंने फरवरी मंथ की नहीं करी, तो तीनों मंथ के अंदर आपने जिस जिस मंथ की सप्लाई करी है उसका जो डेटा है वो आप इसके अंदर आप डालेंगे। यहाँ पे जो मेरे क्लाइंट ने मुझे जो डेटा दिया है वो डेटा उसने क्या करा, मुझे तीनों मंथ का दिया है और इसने एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से निकाल के दिया है। तो मार्च की रिटर्न में जो जनवरी, फरवरी और मार्च है उसका जो तीनों मंथ का जो टोटल है वो मेरे पास में यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे भी देखिए एक सीन हो सकता है, वो सीन इस तरह से हो सकता है, जो जनवरी मंथ के अंदर जो आपकी सप्लाई हुई थी उसके अंदर आपकी टैक्स की लायबिलिटी बन रही थी और आपने उसका टैक्स का पेमेंट नहीं किया। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये जीएसटीआर 3B हम लगा रहे हैं इसके अंदर आपको उसके इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना होगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा आपका डेटा सेट ऑफ हो गया। देखो समझ लो, मैं फिर से बता देता हूं। हुआ ये सीन कि जनवरी मंथ के अंदर आपकी कैश के अंदर टैक्स की लायबिलिटी बन रही थी और फरवरी मंथ के अंदर आपकी टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनी और मार्च में भी आपकी टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनी। टैक्स की लायबिलिटी का मेरा सेंस है कि कैश के अंदर आपको टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ा। अब आपके पास में जो करंट के अंदर जितनी आईटीसी है उस आईटीसी से आप इजीली तीनों महीनों का जो डेटा है वो सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि जनवरी मंथ के अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यानी जिस मंथ के अंदर आपकी कैश की टैक्स की लायबिलिटी थी और आपने वो टैक्स जमा नहीं कराया तो वो कैश टैक्स आप इसके अंदर सेट ऑफ करें इंटरेस्ट के साथ में। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान और रखना है, अगर आपने जीएसटीआर1 प्रॉपर वे में सही फाइल करी है, यानी जैसे जनवरी में आपने प्रॉपर वे में आईएफएफ फाइल करा या फरवरी मंथ में प्रॉपर वे में आईएफएफ फाइल करा, अगर आपने जनवरी और फरवरी में आईएफएफ फाइल नहीं किया और आपने डायरेक्टली जीएसटीआर1 के अंदर उसको 13 तारीख से पहले प्रॉपर वे में अगर फाइल कर दिया है तो आपकी जो रिटर्न होगी जीएसटीआर 3B वो जो ऑटो जनरेटेड आएगी उसमें ये सारा का सारा डेटा एकदम सही आएगा। उसमें जो हमारा नॉर्मली जो आरसीएम वगैरह का जो डेटा होता है वो नहीं आता, तो वो मैनुअली हम इसके अंदर अपलोड कर देंगे, बाकी हमें किसी भी तरह से कोई अपलोड ही नहीं करना। अब मान लेते हैं कि अगर आपने उनको सही वे में फाइल नहीं किया, यानी आपने अपनी जो रिटर्न थी मार्च की जो जीएसटीआर1 थी उसके अंदर आपने क्या किया, मार्च का तो पूरा डेटा ले लिया और उसको फाइल कर दिया और जनवरी फरवरी की जो B2C थी या जो अदर कोई सप्लाई थी वो उसके अंदर जीएसटीआर1 में फाइल नहीं करी, तो जो आपकी ऑटो जनरेटेड होगी वो पूरी सही नहीं आएगी। यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट से जो आपकी जीएसटीआर 3B है वो ऑटो जनरेटेड जीएसटीआर 3B से मैच नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जो ऑटो जनरेटेड होती है वो जीएसटीआर1 से ऑटो जनरेट हो जाती है। तब आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो जीएसटीआर 3B का जो डेटा है उसके हिसाब से ही आपको अपनी रिटर्न लगानी है। यानी ऐसा नहीं है कि जो ऑटो जनरेटेड हो गया उसको आप डायरेक्टली फाइल कर दें। जीएसटीआर 3B जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से जो निकल रही है उसके हिसाब से आप फाइल करें और जो आपने जीएसटीआर1 जो रॉन्ग अपलोड कर दी उसको नेक्स्ट मंथ के अंदर हम उसको अमिटमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी आप डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे जो मेरी क्लाइंट की जो रिटर्न मैंने ओपन करके रखी है इसे हम फाइल करते हैं हमारे पोर्टल के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो डेटा आ रहा है वो क्या मेरे ऑटो जनरेटेड के अंदर सेम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो सेम आ रहा है तो मुझे ज्यादा उसमें माथापच्ची नहीं करनी होगी। जो आईटीसी की जो कैलकुलेशन है जीएसटीआर 2B से वो मैं करके इजीली इसकी रिटर्न फाइल कर दूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पोर्टल को ओपन करता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मैंने अपने क्लाइंट का पोर्टल ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो जीएसटीआर 3B उसके प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया और जैसे मैंने क्लिक करा इस तरह से मेरी स्क्रीन यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक अपडेट और देता हूँ कि अगर आपकी तीनों मंथ में किसी भी तरह की कोई सप्लाई नहीं हुई और आपको नील फाइल करनी है तब आप इस ऑप्शन को यस करके नेक्स्ट कर देंगे और सीधा ओटीपी डाल के आप फाइल कर देंगे। नील नहीं है तब आप क्या करेंगे, इसको नो करेंगे और आप इसे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे जो मैंने नील कहा है उसका सेंस ये है कि तीनों मंथ के अंदर आप किसी भी तरह की कोई सप्लाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जनवरी
जनवरी और फरवरी में तो आपकी सप्लाई थी और मार्च में सप्लाई नहीं है और आपने इसको क्या कर दिया, नील फाइल कर दिया। ऐसा नहीं है। अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में और मार्च की अगर आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों मंथ में आपने किसी भी तरह की सप्लाई नहीं की है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर नील फाइल नहीं करूंगा, तो मैं इसको नो करके सीधा इसको क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो यहाँ पे आपको देखा हुआ कि GSTR1 है वो क्वार्टरली मेरी फील्ड थी, तो इसकी समरी वो ऑटो जनरेट हो गई। मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज करूंगा। ठीक है, मैंने इसको स्क्रॉल डाउन किया। अब आप देख सकते हैं कि 3.1 में मेरा डेटा आ चुका है, 3.2 और 5.1 में किसी भी तरह का डेटा नहीं है, जो कि मेरा था भी नहीं। अब मैं जो इसकी जो 3.1 है वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो GSTR3B आई है उससे मैं मैच करूंगा। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बुक्स ऑफ अकाउंट से जब आप अपने क्लाइंट से 3B मंगाएं तो तीनों मंथ की आपको मंगानी, यानी तीनों मंथ की एक साथ आपको मंगानी है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, सिंगल मंथ की मत लगा देना, नहीं तो आप GSTR3B रॉन्ग फाइल कर देंगे। तो मैंने क्या किया, इसको ओपन किया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो मैंने अपने क्लाइंट से जो डेटा मंगाया था वो डेटा इजीली यहाँ से मैच कर रहा है। जैसे मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ, ये देखो मैंने एक्सेल ओपन किया। जैसे आप देख सकते हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो जनवरी से लेके मार्च तक का है और यहाँ पे इसके टैक्सेबल जो टैक्स वगैरह है वो प्रॉपर वे में यहाँ पे इजीली मैच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मुझे कुछ नहीं करना। अब ये मैच करा कैसे, ऑटो जनरेटेड में, उसको भी मैं क्लियर कर दूं। मेरे क्लाइंट ने अपनी जो GSTR1 है वो प्रॉपर वे में सही तरीके से फाइल करी है, इसलिए यहाँ पे ऑटो जनरेटेड डेटा एकदम सही आया है, यानी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर गया। अगर आपकी GSTR1 रॉन्ग फाइल हो गई है तो ऑटो जनरेटेड डेटा पे आपको यकीन नहीं रखना है, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से डेटा को मैच करेंगे और फिर फाइल करेंगे। यानी अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर यहाँ पे 30 लाख आ जाता तो मैं यहाँ पे जो ऑटो जनरेटेड के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22 लाख रुपए आ रहा है, तो वो मैं नहीं रखता, यहाँ पे मैं 30 लाख रुपए ही मेंशन करके इसको फाइल करता और जो GSTR1 की जो गलतियां हुई थी वो गलतियां मैं नेक्स्ट रिटर्न की GSTR1 में अमिटमेंट कर लेता। ठीक है, ये डाउट मैंने आपका अच्छे से क्लियर कर दिया है। यहाँ पे ये मेरा डेटा पूरा मैच हो गया और मेरे RCM वगैरह की किसी तरह की कोई सप्लाई नहीं है, तो मैं इसको यहाँ तो कंफर्म कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे अब आती है मेरी ITC की बात। देखिए ITC का कॉन्सेप्ट आपको इस तरह से समझना है कि हो सकता है कि किसी मंथ के अंदर आपकी ब्याज की कैलकुलेशन हो जाए। इसे यूं समझिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप अभी क्या कर रहे हैं, तीनों महीनों की GSTR3B फाइल कर रहे हैं और आपने जनवरी और फरवरी में किसी भी तरह के टैक्स की पेमेंट नहीं करी और ना ही उसकी कैलकुलेशन करी। जैसे कि आपको ध्यान हो, जब जनवरी मंथ आया था तो हमने एक वीडियो अपलोड किया था और उसके अंदर हमने इंटरेस्ट की और कैश के पेमेंट आप कैसे करेंगे इसकी पूरी डिटेल आपको बताई थी, लेकिन वो वीडियो आपने नहीं देखा और आपने किसी भी तरह के टैक्स का पेमेंट नहीं किया। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि मार्च GSTR3B में आपको किसी तरह का कोई इंटरेस्ट का पेमेंट तो नहीं करना पड़ रहा ना। वो आप चेक कैसे करेंगे, वो चेक आप इस तरह से करेंगे कि आप अपनी 2B की रिपोर्ट खोलेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं इस स्क्रीन के ऊपर आ गया और यहाँ पे देखिए क्वार्टर आ रहा है GSTR2B का, यहाँ पे एक GSTR2B भी आ रहा है लेकिन ये मंथली आ रहा है, लेकिन मैं QRMP स्कीम में इसलिए मैं क्वार्टर को चेक करूंगा और मैंने क्वार्टर के ऊपर व्यू पे क्लिक किया। अब देखिए इस तरह से जैसे मैंने व्यू पे क्लिक, इस तरह से मेरे पास में रिपोर्ट आ रही है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हेडिंग आ रहा है Q4, यानी हमारा 4th क्वार्टर है। अब यहाँ पे जो ये डेटा आपको दिखा रहा है, ये डेटा आपका कंप्लीट तीनों महीनों की जो ITC आप क्लेम कर सकते हो वो यहाँ पे दिखा रहा है और ऑल टेबल के अंदर कुछ पीछे के मंथ के भी आ रहे हैं। तो 2B के हिसाब से आप ITC क्लेम कैसे करते हैं हमने प्रीवियस वीडियो में बताया, तो उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, अभी हम करंट सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आपका जो टैक्स बन रहा है ये इजीली और क्रेडिट लेजर के बैलेंस को यूज करके 4th क्वार्टर का इजीली जो टैक्स है वो पूरा का पूरा सेट ऑफ हो रहा है, आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो आपको इसके अंदर रिलैक्स नहीं होना है, कंप्लीटली रिलैक्स नहीं होना है। वो क्यों नहीं होना है, क्योंकि आपने कंटिन्यू डाटा की कैलकुलेशन नहीं की थी। इसको यूं समझिए कि आपने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में आप जनवरी में आए। अब जनवरी में आपको ये दिखा सकता है कि इस तरह की आपकी ITC थी वो क्लेम हो सकती थी। अब आपको ये चेक करना है अपनी जनवरी मंथ की GSTR3B को ओपन करके कि ये जो टैक्स का अमाउंट है प्लस क्रेडिट लेजर का अमाउंट प्लस करके क्या आपका ये डेटा सेट ऑफ हो रहा था या नहीं हो रहा था। अगर डेटा सेट ऑफ नहीं हो रहा था तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंस टैक्स बन रहा था उसका आपको कैश में पेमेंट करना था, जो कि आपने कैश में पेमेंट नहीं किया, तो उसके लिए आपके ऊपर इंटरेस्ट अप्लीकेबल होता है। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन हो रही है वो सिचुएशन क्या हो रही है कि जो तीनों मंथ की जब मैं ITC का टोटल करता हूं तो तीनों मंथ का जो टैक्स है वो इजीली सेट ऑफ हो जाता है और आप इससे बच निकल गए कि आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा। तो ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मंथ टू मंथ की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो हो सकता है इन फ्यूचर डिपार्टमेंट रिकवरी करे। तो ये मैंने आपको एक अच्छा सा अपडेट यहाँ पे दे दिया है। तो अगर आपका इजीली सेट ऑफ हो रहा और आपने कंटिन्यू हर मंथ में कैलकुलेशन की है तो आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है। आप सीधा क्या करेंगे, बैक टू डैशबोर्ड पे आएंगे। यहाँ पे आपने मार्च को ओपन किया, मैंने प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर क्लिक किया, मेरी नील रिटर्न नहीं इसलिए मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ
और ये मैंने यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है, तो मेरा जो आईटीसी का जो कॉन्सेप्ट था वो इजीली बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर रहा है और मैंने मंथ टू मंथ चेक भी कर लिया कि किसी मंथ के अंदर मेरी कैश की लायबिलिटी तो नहीं बन रही थी ना, ये सब कुछ मैंने चेक कर लिया, सारे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर रहा है। यहाँ पे मैं सेव जीएसटीआर 3B पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे इसको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। जैसे मैंने रिफ्रेश किया मुझे डाउन करना है और प्रोसेस टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास में आ रहा है सेट ऑफ का, इजीली यहाँ पे मेरा डेटा पूरा का पूरा सेट ऑफ हो गया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है और मैंने इसको किया यस, और जैसे मैंने इसको यस किया तो आप देख सकते हो ऑफसेट सक्सेसफुल आ चुका है और मैं इसको ओके करूँगा, डाउन करूँगा और मुझे क्लिक करना है प्रोसेस टू फाइल के ऊपर। इस पर मैंने क्लिक किया और ईवीसी के ऊपर क्लिक करके मैंने ओटीपी जनरेट कर दिया और ये ओटीपी डाल के मैं इजीली अपनी रिटर्न फाइल कर दूंगा। तो आज की क्लास के अंदर मैंने 1 बाय 1 आपको सारा का सारा समझा दिया है। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट के ऊपर कंफ्यूजन रहता है या अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया है तो मैं आपके लिए एक वीडियो और ला सकता हूं, तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना होगा। और आज की क्लास का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर